गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी, लेसन नंबर 4 एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। कीटों का अध्ययन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खरीफ की फसल, रबी की फसलों में ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं, कीट हैं जो फसल को काफी मात्रा में क्षति पहुंचा रहे हैं। तो उन कीटों के लक्षण, उनके कौन से पोषक पौधे होते हैं, कितनी क्षति पहुंचती है और इन कीटों का किस प्रकार का जीवन चक्र होता है, इसके बारे में जानकारी होनी हमें आवश्यक होती है। तभी जाकर के हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए कीटों के अध्ययन की शाखा जो जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की एक अलग से ब्रांच है जिसका नाम है एंटोमोलॉजी, जिसके अंतर्गत केवल और केवल अकेले कीटों का अध्ययन किया जाता है। आज का अपना एक कीट है वो है व्हाइट गर्ल या सफेद लट। ठीक है, ये सफेद लट आपके सी आकार का, अंग्रेजी का जो सी होता है उस अंग्रेजी के सी आकार की सफेद लट होती है जो अधिकांश खरीफ ऋतु की जो फसलें होती है उन खरीफ ऋतु की फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित या नुकसान पहुंचाने का कार्य संपादित करती है। सफेद लट संघ ऑर्थोपोडा गण कोलियोप्टेरा कुल मेलेलोनथिडी वंश होलोट्रिकिया जाति कॉन्सेंगुनिया प्रकार की सिस्टमेटिक पोजीशन, या इसको हम कह सकते हैं ये सफेद लट की वर्गीकरण स्थिति है जिसमें वंश होलोट्रिकिया, जाति कॉन्सेंगुनिया, इस प्रकार से होलोट्रिकिया, कॉन्सेंगुनिया ये सफेद लट का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। तो वंश होलोट्रिकिया, जाति कॉन्सेंगुनिया इसका वैज्ञानिक नाम है। अब सफेद लट किस प्रकार की होती है, इस लट के क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन कौन से इसके परपोषी पौधे हैं जो इन कीट के कारण संक्रमित होते हैं या प्रभावित होते हैं। सबसे पहला है सफेद लट के लक्षण। सफेद लट के लक्षण, ये एक राष्ट्रव्यापी सभी जगह पर पाया जाने वाला एक नाशक कीट माना जाता है जो पूरे राष्ट्र में पाया जाता है, जिनका शरीर काले भूरे रंग का, 17 mm लंबा, 7 mm चौड़ा, सिर वक्ष उदर में विभक्त होता है। 2 जोड़ी पंख, अग्रपंख मोटे जो विश्रामावस्था में और पश्च जोड़ी को ढके रहते हैं। सफ़ेद इसकी लट है वो सफ़ेद रंग की होती है, इसीलिए इसको नाम दे दिया सफ़ेद लट। इसका सिर भूरा, जबड़े मजबूत होते हैं। सीसू लट यानी कि जो छोटी सीसू होती है वो लट 10 से 12 mm लंबी, 2 से 3 mm चौड़ी होती है। और लट के शरीर का जो आकार होता है वो ऊपर मैंने अभी लिख दिया है, वो होता है अंग्रेजी के सी आकार का। अंग्रेजी के सी आकार का इनका क्या होता है, आकार होता है। किसका? सफ़ेद लट। कौन कौन से पोषक पौधे हैं जो इस सफ़ेद लट के कारण प्रभावित होते हैं? तो इनके पोषक पौधे लगभग खरीफ ऋतु में जितनी भी फसलें बोई जाती है वो ऑलमोस्ट इस सफ़ेद लट के कारण प्रभावित होती है। पोषक पौधे हैं मूंगफली, बाजरा, मिर्च, ग्वार, मूंग, चवला, बीर, खीजड़ी,
नीम, जामुन, ये बेर, खेजड़ी, नीम और जामुन ये वृक्ष है। ये वृक्ष भी इस सफ़ेद लट के कारण प्रभावित होते हैं। क्षति एवं महत्व, ये एक ऐसा भूमिगत कीट है जो इसकी लटें विभिन्न फसलों, सब्जियों और नर्सरी के पौधों की जड़ों को खा करके नष्ट कर देता है। जो इसके गर्भ होते हैं सर्वप्रथम सड़े गले पदार्थ खाता है और धीरे धीरे जड़ें खाना प्रारंभ करता है और ज़्यादातर जड़ों को क्षति पहुंचने से पौधे पीले पड़कर धीरे धीरे सूखने लगते हैं और इस तरह के पौधे को हाथ से खींचने पर आसानी से उखड़ जाते हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप की अवस्था में पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है और एडवांटेज रूट सिस्टम, जिसको कहते हैं जकड़ा जड़ तंत्र है वाली फसलों की अपेक्षा मुसला मूल तंत्र वाली फसलें अधिक प्रभावित होती है। एक होती है जकड़ा मूल होती है, इसमें बेर है, खेजड़ी है, नीम है, जामुन है। बाकी जो ये मूंग है, मोट है, ज्वार, जई, मिर्च है, इन फसलों में आपके पाई जाती है कौन सी फसलें? मुसला मूल। तो मुसला मूल प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो इनके कारण अधिक हैं। तो यही कारण है कि मूंगफली और मिर्च में बाजरा व ज्वार की अपेक्षा इसमें अधिक नुकसान होता है। बाजरे की जड़ें थोड़ी क्या होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती है तुलनात्मक मूंगफली और मिर्च की। तो इनमें नर्सरी के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, नवोद्भिद प्लांट होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ये ज़्यादातर क्षति या नुकसान है वो अगस्त महीने में पहुंचाती है, क्योंकि इस समय इसकी लटें पूर्ण विकसित हो जाती है और बहुबक्सी होते हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के जो नर्सरी के या छोटे नवोद्भिद प्लांट हैं उस पादपों की जड़ों में भूमिगत कीट है, भूमि के अंदर रहता है। तो भूमि के अंदर रहते हुए ये सफ़ेद लट उनकी जड़ों को खा जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे प्लांट पीला पड़ करके नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की क्षति ये पहुंचाने का कार्य संपादित करता है। क्या है इसका जीवन चक्र? इनकी बात करें तो जीवन चक्र में वही इनकी 4 अवस्था पाई जाती है और पूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। ठीक है, ये इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल। और एडल्ट वयस्क है, वयस्क अंडे देगा, अंडा धीरे धीरे लार्वा में परिवर्तित होगा, लार्वा प्यूपा और प्यूपा वयस्क में। इस प्रकार से इसमें पूर्ण कायांतरण देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कब मैथुन की क्रिया करता है, अंडे कितने देती है, मादा कितने अंडे देती है, इसकी प्रोसेस जब आपको बताते हैं। मानसून या उससे पूर्व जब मई या इसके आसपास पहली बारिश होती है तो उस समय जो प्रौढ़ भृंग होता है, ठीक है, वयस्क एडल्ट भृंग होता है, वो रात्रि में लगभग 7:30 बजे भूमि से बाहर आ जाता है और पोषी पौधों पर एकत्रित हो जाता है। ये मूंगफली है, बाजरा है, मिर्च है, ये इसके क्या है, पोषक पौधे। इन पोषक पौधों पर आकर के ये एडल्ट जो सफ़ेद लट है वो आकर के एकत्रित हो जाती है। यदि मई महीने से पहले भूमि पर बारिश हुई है तो इनके एडल्ट है वो भूमि से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इस समय इनमें लैंगिक दृष्टि से परिपक्वता नहीं होती है, क्योंकि उस समय ये लैंगिक प्रजनन की क्रियाविधि को संपादित करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके कारण मई से पहले यदि कोई किसी भी प्रकार की चाहे कितनी भारी बारिश हो जाए तो ये सफ़ेद लट का एडल्ट प्रौढ़ है वो बाहर नहीं निकलेगा। सबसे पहले भूमि से मादा भृंग निकलकर नर भृंग को मैथुन के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ये इनकी विशेषता है कि जैसे ही भूमि से मादा भृंग निकल करके नर भृंग को अपनी ओर मैटिंग की क्रिया के लिए अपनी ओर अट्रैक्टिव करेगा और
कीटों की एक विशेषता होती है कि जब भी इसको कोई संकेत देने होते हैं अपने समान कीटों को, तो ये एक विशेष प्रकार के रसायन का सीक्रेशन करते हैं, स्त्रावन करते हैं, और उस सीक्रेशन या उसको कहते हैं फिरोमेंस। क्या कहते हैं? फिरोमेंस। वो इस प्रकार के विशेष फिरोमेंस का स्त्रावन करता है और उन्हीं फिरोमेंस के कारण नर या मादा उनके संकेतों को, उनके संदेशों को समझते हैं और उनके पास में आते हैं। तो इस प्रकार से मादा भृंग भूमि से बाहर निकल करके नर भृंग को अपनी ओर आकर्षित करेगा। किसके लिए? मैथुन या मैटिंग की क्रिया को संपादित करने के लिए। तो मैथुन की क्रिया के लिए मादा प्रौढ़ है वो भूमि से बाहर निकल करके एक विशेष प्रकार के फिरोमेन का स्त्रावन करके नर भृंग को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है। अब मादा भृंग 2 से 3 दिन में मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में अंडे देती है। 2 से 3 दिन के अंदर मैथुन की क्रिया होने के 2 से 3 दिन के बाद ये मिट्टी के अंदर 15 से 10-15 सेंटीमीटर गहराई में चली जाती है और वहाँ पर बहुत सारे अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 50 से 60 अंडे देती है और 30 से 50 दिन तक इनके ये जो मादा भृंग है वो इतने दिन तक जीवित रहती है, यानी कि अंडे देने के पश्चात 30 से 35 दिन की तक ही जीवित रह पाती है। अंडों का उष्मायन काल का मतलब है कि अंडा फूट करके उसके अंदर से लार्वा निकलेगा, वो 7 से 13 दिन तक का होता है और इसके पश्चात ये लार्वा है वो भूमि में 40 से 70 सेंटीमीटर की गहराई में चला जाता है और वहाँ पर नम क्षेत्र में रहते हुए कोशित में परिवर्तित होता है। कोशित का मतलब जो प्यूपावस्था इसके आती है उसमें परिवर्तित हो जाता है। जो इसकी लट काल होता है, लटें होती हैं जो लट काल 82 से 113 दिन का होता है, यानी कि लट है वो बनी रहती है कब तक? 83 से 113 दिन तक। और कोशिका काल के 2 से 3 सप्ताह का होता है। इसके पश्चात ये धीरे धीरे भृंग में परिवर्तित होता है। तो ये जो सब प्रोसेस हो रही है अंडे से वयस्क बनने तक की, तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको कहते हैं कायांतरण हो रहा है। भृंग भूमि में लगभग 1 मीटर गहराई में मध्य मई तक सुषुप्त अवस्था में जीवन व्यतीत करती है और कीट का संपूर्ण जीवन चक्र 129 से 150 दिन में पूरा हो जाता है और इनकी वर्ष में 1 पीढ़ी ही होती है। यानी कि अब ये जो एडल्ट है, मादा एडल्ट ने अंडे दे दिए, अंडे देने के बाद उनकी तो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और जो अंडे शेष रहे हैं उस अंडों से नए प्रकार की सफ़ेद लटें वो निर्मित होगी। तो इस प्रकार से इनका जीवन काल पूरा है, लाइफ साइकिल है वो कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष तक जीवित रहेगी, वापस उसके जो बच्चे निर्मित हुए, जो लटें विकसित हुई, वो मादा एडल्ट के रूप में काम करके नए प्रकार के अपने समान सफ़ेद लट को निर्मित करने का कार्य संपादित करती है। तो अब आपको ये जीवन चक्र समझ में आ गया होगा। इसी अब हमें इसका क्या करना है? सफ़ेद लट है ये पोषक पौधों के लिए नुकसान पहुंचाती है, ये हमें भी पता है। तो इनका जीवन चक्र हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि किस अवस्था में इस कीट को हम संख्या में होने वाली वृद्धि को रोक सकते हैं। तो मादा तो अंडे देकर के मर जाएगी, उनसे तो कोई अब नुकसान होगा नहीं, लेकिन अंडे से लार्वा और लार्वे से जब वयस्क बनेंगे तो वो अधिक संख्या में होंगे, तो उनका हमें प्रबंधन करना है, नियंत्रण करना है। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए हमें इसका लाइफ साइकिल पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आप एक तो एग्रोनॉमी सस्य प्रबंधन कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है। प्रबंधन, सस्य प्रबंधन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से सफ़ेद लटों का नियंत्रण करना है। तो आप क्या करें, बरसात के मौसम की पहली वर्षा के तुरंत बाद
रात्रि में प्रकाश लाइटें लगाए, ठीक है, लाइट लगाए तो वो लाइट की ओर क्या होंगे, आकर्षित होकर के उन लाइट से टकरा टकरा करके क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। पहला प्रबंधन, फेरोमोन पास एकत्रित करें। और दूसरा है कि परपोषी पौधों की शाखाओं पर एकत्रित हुए भृंगों को एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए। और जो परपोषी पौधे हैं इसके ऊपर कोई भृंग एकत्रित हुए तो उसको एकत्रित करना और एकत्रित करके नष्ट करना। ये कार्य आप 8:30 से रात्रि 11:30 बजे तक कर सकते हैं। और जो कीटों को अंडे दिए जाने से पूर्व एकत्रित करके भी आप नष्ट कर सकते हैं, यानी कि जो मादा हैं अंडे देने वाली अंडे देने से पूर्व उनको क्या किया जाता है, नष्ट किया जाए। तो यदि वो अंडे देगी नहीं तो नए प्रकार के वयस्क है वो निर्मित नहीं होंगे। दूसरा है इसका रासायनिक प्रबंधन, केमिकल इंसेक्ट मैनेजमेंट। तो मूंगफली की बुआई करते समय 80 किलो बीज को 2 लीटर क्लोरपायरिफॉस, ठीक है, मूंगफली की बात कर रहा है, इसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती सफ़ेद लट। तो मूंगफली की बुआई करते समय 80 किलो बीज को 2 लीटर क्लोरपायरिफॉस या क्विनालफॉस, कीटनाशी दवाइयाँ होती हैं, उनसे इसको उपचारित करके फिर खेत में इसकी बुआई करें। दूसरी चीज़, वर्षा ऋतु की प्रथम भारी बारिश के बाद उसी दिन खेतों में मौजूद बेर, खेजड़ी, नीम इत्यादि वृक्षों पर 4 ग्राम कार्बेरिल या 1.25 ml मोनोक्रोटोफॉस प्रति लीटर पानी की दर से इसका घोल बना करके आप उन वृक्षों पर इनका छिड़काव कर लें। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष इस सफ़ेद लट के लिए पोषक प्लांट है और उनके ऊपर आप जहर का छिड़काव कर दोगे तो वो उसके ऊपर बैठ नहीं पाएंगे, और बैठ नहीं पाएंगे तो दूसरी जगह पर अपने आप क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि अब फसल है, कोई भी फसल है, ये लिखी हुई बाजरा, मिर्च, ग्वार, मूंग, तो फसलों से इन लटों के प्रकोप की रोकथाम के लिए आप फोरेट 10% का चूर्ण लें, क्विनालफॉस 5% लें, कार्बोफ्यूरान 3%, कण आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व खेतों में इसको उर करके देना चाहिए। वो उर करके मतलब जब फसल की आप बुआई कर रहे होते हैं उसी के साथ साथ आप फोरेट है वो 20 से 25 किलोग्राम उर करके भूमि के अंदर दे देना चाहिए। खड़ी फसल है और खड़ी फसल में सफ़ेद लट का प्रकोप फैल रहा है तो आप खड़ी फसल में नियंत्रण के लिए 4 लीटर क्लोरपायरिफॉस प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ पानी में देने से इनका नियंत्रण है वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप IPM समन्वित नासी जीव प्रबंधन का कार्यक्रम अपना करके प्रकाश पास से कीटों का नियंत्रण, प्रकाश पास मतलब लाइट आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं इसके लिए। और रासायनिक नियंत्रण में यहाँ पर आपके सफ़ेद लट हैं तो सफ़ेद लट के लिए 1 लट प्रति वर्ग मीटर में आती है तो आप इसका इस प्रकार से नियंत्रण करें। पहले ये सब अपन पढ़ लेते हैं, उनके बाद एक टॉपिक रहेगा आपका समय की कीट एवं रोगों का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, वो अलग से एक टॉपिक लेकर के मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें किसके लिए आपको कितनी मेडिसिन दवाई लेनी है और कौन से रसायनों का प्रयोग करना है उनके बारे में मैं अलग से एक टॉपिक लेकर के आपको बताऊंगा। ठीक है, आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।